हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आ जाओ फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए, कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, उनके नाम लिए जाएं। विक्रम आ चुके हैं, सौरभ कुमार, उसके बाद है सौर्य, राहुल कुमार, पंकज। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। अपनी क्लास स्टार्ट करें फिर आज की। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और कौन सा चैप्टर? तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। हाँ जी बेटा, विकास जी, गुड इवनिंग। राहुल, संजीत कुमार। चलो फिर स्टार्ट करें अपने आज का चैप्टर। बच्चों, अपने चैप्टर का जो नाम है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। एनिमल का मतलब होता है जंतु, किंगडम का मतलब जगत। जंतु जगत के बारे में हमें पढ़ना है इसके अंदर। ऐसे ही हमें एक, जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पढ़ाएंगे हम प्लांट किंगडम। तो आपको दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं। एक कि सारे के सारे एनिमल्स को, सारे के सारे जंतुओं को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। बच्चा, कॉकरोच भी एक जानवर है, छिपकली भी एक जानवर है, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं है ना। क्या दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या दोनों के लक्षण एक जैसे हैं? नहीं है, लेकिन है तो एनिमल ना। तो बच्चा, ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कॉकरोच केचुए से अलग कैसे है, केचुआ छिपकली से अलग कैसे है, छिपकली जो है वो मेंढक से अलग कैसे है, मछलियां कैसे अलग है, स्टारफिश नाम में फिश है लेकिन फिश नहीं है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे। चैप्टर को कंप्लीट करने में 5 से 6 दिन लगेंगे, 5 से 6 क्लास लगेंगी। लेकिन बेटा, एक ऐसा चैप्टर है जिससे थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं कि मैम बहुत टफ चैप्टर है, कैसे याद करें, नाम बहुत टफ है मैम, कैसे याद करें। आप विश्वास रखिए, आप मेरे से पढ़ लोगे, आप बहुत आसानी से कर दोगे, बहुत आसानी से आप ये चैप्टर, बहुत मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। केचुए के फाइलम का नाम बताओ, केचुए के जगत का नाम बताओ, ऐसे ही कॉकरोच के फाइलम का नाम बताओ। ऐसे ही पूछते हैं कौन सा है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, किसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। क्या क्या आपकी जो सिल्वर फिश होती है वो ट्रू फिश होती है क्या? क्या डॉल्फिन ट्रू फिश है? क्या वेल फिश है वो वेल फिश सच्ची मछली है क्या? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार घूमने को मिलते हैं। मैम थोड़ा सा ये वेक्टर कह रहे हैं, मैम क्या ये चैप्टर बोरिंग है? बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साइंस कभी बोरिंग हो सकती है क्या बेटा? है, साइंस कभी बोरिंग नहीं हो सकती। तो आज, और हाँ, एक दूसरी चीज मैं और ये भी बता देती हूँ कि आज एनटीपीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिला होगा ना। तो मैं रात को यूट्यूब पर 8 बजे इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या नोटिफिकेशन आया है, कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। तो वो भी वैकेंसी हालांकि बहुत कम है, 11,500 के लमसम वैकेंसी है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। चलो आओ अब स्टार्ट करते हैं, है ना। एनिमल किंगडम, ऐसे ही हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, वहां पे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बेटा, चैप्टर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इस चैप्टर से पहले की थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वैसे चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है। क्लासिफिकेशन, ये एनिमल किंगडम बना कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। बेटा, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ते हो कि प्लांट्स को कहाँ रखा गया, फंगस को कहाँ रखा गया, ऐसे ही कॉकरोच को कहाँ रखा गया, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया, मोनेरा के अंदर किसको रखा गया। तो जब ये सारे के सारे किंगडम्स के बारे में आप पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो, तो वो जो ब्रांच बनती है उस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बेटा, जिस ब्रांच के अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हो? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो। तो आप बताओगे कि टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना वर्गीकी विज्ञान कहलाता है या वर्गीकी कहलाता है। वो ब्रांच जिसके अंदर आप कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, कैसे हमसे अलग है प्लांट, कैसे हमसे बैक्टीरिया जीवाणु अलग हैं,
बैक्टीरियाज को कहाँ रखा गया, प्लांट को कहाँ रखा गया, कॉकरोच को कहाँ रखा गया। तो जब कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो वो जो ब्रांच है उस ब्रांच को आप टेक्सोनोमी कहते हो। जैसे बेटा न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी है ना, हेपेटोलॉजी, ये सारी ब्रांच है, वैसे टेक्सोनोमी भी एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच के फादर कौन है? वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने इस ब्रांच में सबसे पहले काम किया था। फादर ऑफ टेक्सोनोमी लिखिएगा। इस वर्गीकी विज्ञान के जनक किसको माना गया है? वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने टेक्सोनोमी ब्रांच को बनाया सबसे पहले, वो है कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस वो महान साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने टेक्सोनोमी ब्रांच पे सबसे पहले काम किया। क्या काम किया हम अभी पढ़ाएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं। परसों सीडीएस का पेपर हुआ था, मैं उसके क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कल की क्लास में, है ना। चलो, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको माना गया है? वर्गीकी विज्ञान के जनक किनको माना गया है? कार्ल लीनियस को। मैम कार्ल लीनियस जी को ही फादर ऑफ टेक्सोनोमी क्यों कहते हैं? हम वर्गीकरण के पिता, जनक क्यों मानते हैं? क्योंकि बेटा इन्होंने सबसे पहले इस धरती के ऊपर जितने भी सारे जीव थे जिनके अंदर जिंदगी थी, लाइफ थी, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन्होंने दिया, क्या दिया कार्ल लीनियस जी ने? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी में लिखो द्विजगत वर्गीकरण। इन्होंने जितने भी लिविंग्स थे, जो सजीव थे, है ना, जिनमें जान थी, जो लिविंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसलिए इनको बोलते हैं द्विजगत वर्गीकरण के जनक। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आप क्या बताओगे बेटा? कार्ल लीनियस जी ने दिया था। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस धरती पर जितने भी लिविंग्स थे उनके दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक किंगडम बना दिया जिसको बोलते हैं प्लांटे। प्लांटे यानी कि प्लांट्स, यानी कि पादप जगत, यहाँ पे प्लांट्स को रख दिया। और दूसरा एनिमल्स को डिवाइड कर दिया किसमें? एनिमिलिया किंगडम में। एनिमिलिया जिसको हम जंतु जगत कहते हैं। तो लिविंग्स को दो कैटेगरी में, दो भागों में बांटने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस जी ने सबसे पहले प्लांटे और एनिमिलिया दो किंगडम बना दिया, दो जगत बना दिया। इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी के जनक। कौन है? कार्ल लीनियस। या आपसे पूछे द्विजगत वर्गीकरण के जनक कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? कार्ल लीनियस जी होगा। प्लांटे और एनिमिलिया दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था। किसको कर दिया बेटा? आप बताओगे जितने भी लिविंग्स हैं, सजीव है, उनको। इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आया था बच्चों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम में यहां से सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। जितने भी लिविंग्स थे उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो लिखो त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया तीन जगत में बांट दिया। त्रिजगत वर्गीकरण। दो तो थे ही थे, कौन कौन से? प्लांटे और एनिमिलिया तो थे ही, तो लिख दो प्लांटे ही तो होगा, प्लांट वाला तो था ही था। दूसरा एनिमिलिया, एनिमिलिया भी ऐसा का ऐसा था, लेकिन तीसरा एक और किंगडम यहाँ ऐड कर दिया। किसने किया? अर्निस्ट हैकल ने। तो लिखो अर्निस्ट हैकल जी वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने कार्ल लीनियस जी के बाद क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उस क्लासिफिकेशन में क्या बना दिया? तीसरा बना दिया एक और किंगडम। कौन सा? प्रोटिस्टा। P फॉर प्रोटिस्टा। तो प्लांटे एनिमिलिया यहां तक तो किसने दिया था? कार्ल लीनियस जी। अब कार्ल लीनियस जी के बाद तीसरे कौन से आगे थे? अर्निस्ट हैकल, हैकल जी ने। हैकल जी ने क्या किया? इन्होंने कहा एक तीसरा किंगडम और बनाओ जिसका नाम क्या रखा जाएगा? प्रोटिस्टा नाम रखा जाएगा। तो प्रोटिस्टा नाम किसने ऐड किया? आप क्या बताओगे? हैकल जी ने। और तीन में बांट दिया लिविंग्स को, इसलिए हम इनको बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, त्रिजगत वर्गीकरण।
तो 2 किंगडम किसने दिया? कार्लिनियस जी ने। 3 किंगडम किसने दिया? आप बताओगे, हैकल जी ने। और हैकल जी ने कौन सा फाइलम यहाँ पे ऐड किया, कौन सा किंगडम ऐड किया? प्रोटिस्टा ऐड किया, प्रोटिस्टा ऐड किया। अब इसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 के बाद कौन सा आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 जगत में बांट दिया गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? कॉपलैंड जी ने। ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? 4 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण। जितने भी लिविंग्स थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। भाई 3 तो थी ना, कौन कौन सी? प्लांटेई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। यहां तक तो हैकल ने दिया था। अब 4th आके मोनेरा ऐड कर दिया यहाँ पे। किसने? कॉपलैंड ने। तो लिखो किसने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। और कॉपलैंड जी ने कौन सा ऐड कर दिया? तो पहले उन तीनों के नाम लिखो। मैम प्लांटेई तो पादप जगत तो ऐसा का ऐसा था, इसे छेड़ना ही नहीं था। दूसरा था एनिमेलिया, जंतु जगत भी ऐसा का ऐसा था मैम। और तीसरा जो प्रोटिस्टा ऐड किया गया था वो भी ऐसा का ऐसा था। मैं आगे पढ़ाऊंगी प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, मोनेरा में किस में रखा गया है, क्या डिफरेंस है प्रोटिस्टा और मोनेरा में, पढ़ेंगे एक एक करके सारी चीजें। तो तीसरे नंबर पे था आपका प्रोटिस्टा। अब 4th पे क्या ऐड कर दिया? मोनेरा ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बच्चा? मोनेरा। तो लिख दो मोनेरा 4 नंबर पे, है ना? क्या? मोनेरा 4 नंबर पे। बंसिच कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा भैया जितने भी लिविंग्स हैं उन सबको क्लासिफाई किया गया। अब जिस ब्रांच में किया गया उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब अलग अलग आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना कि किसको कब कैसे बनाया गया ये किंगडम। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि किसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब इससे ज्यादा अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइंस पढ़ना छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? विश्वास ऐसा कुछ करके नाम था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में? अभी तो पढ़ा ही नहीं, चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मानिए फिर कल की क्लास तो आप बोलोगे मैम सब ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर माना जाता है ये, है ना? और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में तीसरा ऐड कर दिया। 3 का मतलब 3 होता है, 2 पहले से था, तीसरा आके ऐड हो गया। कौन सा ऐड हो गया? प्रोटिस्टा। 4th में आपका प्लांटिंग, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा तो था ही, और 4th पे आके क्या ऐड हो गया? मोनेरा ऐड हो गया। मोनेरा ऐड हो गया, ठीक है? अब आया लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज तक चलता आ रहा है। हम किसको फॉलो करते हैं? हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये आज तक चलता आ रहा है बेटा। ये सबसे ज्यादा वैलिड क्लासिफिकेशन है, हम आज तक यही पढ़ रहे हैं। 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत में बांट दिया गया था। 4 तो ऊपर थे ही थे, ये चारों ऊपर थे, एक 5वां ऐड हो गया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज तक का सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन है। हम अभी भी कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर लिखो बेटा। आप बताओगे 4 तो किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। ये क्वेश्चन स्टार कर लो, बहुत सारे सरकारी नौकरियों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? R.H. व्हिटेकर जी ने। व्हिटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन्होंने कहा कि भैया 4 तो थे ही, एक 5वां और ऐड कर दो। और 5वां कौन सा? फंगस, जहां पे कवक को रखा जाता है वो रख दो आप। तो 4 तो पहले ये लिखो। नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा? प्लांटेई। नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा? एनिमेलिया, ये तो एज इट इज थे। नंबर 3 पे कौन सा? प्रोटिस्टा। नंबर 4th पे कौन सा? मोनेरा। अब 5वें पे जो इन्होंने ऐड किया था वो लिख दो, वो है फंगस जगत। फंगस, जिसके फंगी लिख दो या फंगस लिख दो, है ना? कवक या फफूद, जहां पे कवक और फफूदों को रखा गया था। जहां पे किसको रखा गया था? कवक या फफूद को रखा गया था। तो इस तरीके से बना 5 जगत वर्गीकरण। इसी तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और आज तक इस संसार में
हम कोई भी किताब पढ़ लेना, उसमें यही लिखा होगा कि सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन और सबसे आखिरी वाला क्लासिफिकेशन कौन सा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 कौन कौन से किंगडम है? एक ऐसा किंगडम है जहां पर प्लांट्स के बारे में रखा गया, जहां पे प्लांट्स आते हैं, जहां पे आप पढ़ते हो प्लांट्स के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स के, कौन कौन से प्लांट्स हैं, कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखो गुलाब का फूल है, वो गेंदे के फूल से तो अलग है ना। तो आप गेंदे का जो प्लांट, जो आपका पौधा है, वो गुलाब के पौधे से कैसे अलग है? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जिन पे फूल नहीं लगते, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे फूल लगते हैं लेकिन फ्रूट फल नहीं लगते, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे फूल फल सब लगते हैं। तो ये सारा कुछ आप प्लांटेई किंगडम में पढ़ोगे। ऐसे ही एनिमेलिया किंगडम में आप देखते हैं, क्या हम लोग छिपकली जैसे हैं? नहीं है ना। तो छिपकली लेकिन एनिमल किंगडम में ही आती है, लेकिन हम भी एनिमल किंगडम में आते हैं। लेकिन बच्चा छिपकली और हमारे बीच में कुछ तो अलग डिफरेंस है ना, वही हमें यहाँ पढ़ने हैं। ऐसे ही तीसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ोगे, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है। फोर्थ पे आता है मोनेरा, मोनेरा में किसको रखा गया है। और पांचवे में फंगी, कवक या फफूंद जगत। तो ये टोटल 5 जगत हैं। तो क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, या सबसे आखिरी वाला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो वो थे आर.एच. व्हिटेकर। और सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल लिनियस जी ने। इसीलिए हम कार्ल लिनियस जी को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी विज्ञान के जनक ही मानते हैं। आप ये सारा पढ़ रहे हो तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो बेटा टैक्सोनॉमी ब्रांच। आप टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हो, आप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हो, जिस क्लासिफिकेशन की शुरुआत कार्ल लिनियस जी ने की थी, जिस क्लासिफिकेशन की शुरुआत कार्ल लिनियस जी ने की थी। आगे बात समझ में, ये पांचों बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमें अभी कौन सा पढ़ना है? एनिमल किंगडम। लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी, क्योंकि उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं चाहती तो सीधा आके एनिमल किंगडम लिख देती बेटा। मैंने सबसे पहले आके तो यही लिखा ना कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम है। लेकिन मैंने कहा उससे पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम आया कहाँ से। तो अब आप बता सकते हो एनिमल किंगडम कहाँ से आया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। इस धरती पे जितने भी लिविंग्स थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो एक एनिमेलिया, एक एनिमल किंगडम बन गया। तो हमारा चैप्टर ये है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, सीधा ही मैं आके एनिमल किंगडम पढ़ा देती तो आपको नहीं समझ में आती चीजें। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। और यकीन मानिए अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो अगले आने वाले 4-5 क्लास तो बहुत टफ लगने वाली है आपको, है ना। चलिए आइए, क्या कुछ चीजें पढ़नी है आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले। बेसिक चीजें बता रही हूँ मैं आपको, हो सकता है कुछ आपने कभी पढ़ी हो सकता है कुछ आपने कभी सुनी हो। बेटा इस धरती पे जितने भी लिविंग्स हैं, इन लिविंग्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस धरती पे जो सजीव है, अब लिविंग्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा ना, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था। लिविंग्स क्या है? जिनमें रेस्पिरेशन हो, जिनमें डाइजेशन हो, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लिविंग्स होते हैं, है ना। तो इन लिविंग्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आते ही उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट्स। पहले सजीव कौन से होते हैं? जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। क्या होते हैं मैम प्रोकैरियोट्स और क्या होते हैं यूकैरियोट्स? क्योंकि ये नाम आपको आगे मिलने वाले हैं। अब मैं सीधा बता दूं, इस फाइल में प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसमें यूकैरियोट्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, है ना। इसलिए मैं सीधा नहीं पढ़ा सकती, सीधा तो किताबों में लिखा हुआ है, आप किताबों से पढ़ लेते, है ना। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं वो सुनो चाहे बच्चा। ऐसे लिविंग्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स हों, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। हिंदी में लिखो, जिनके अंदर प्रोकेंद्रिकी कोशिका पाई जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखो या प्रोकेंद्रिक कोशिका लिखो।
ऐसे लिविंग्स जिनमें कौन से टाइप की सेल्स हो, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, जिनमें प्रोकेंद्रिकी कोशिकाएं हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई टफ चीज नहीं है। प्रणाम अभिषेक, नहीं राजशेख कुमार, ठीक है बेटा, प्रणाम प्रणाम, बार बार कमेंट मत करो, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। दूसरे, ऐसे जीव जंतु या ऐसे सजीव जिनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका या आप लिख सकते हो बेटा जिनके अंदर यूकेंद्रिकी कोशिका पाई जाती है, जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका या यूकेंद्रिकी कोशिका पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब मैम होती क्या है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल? थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में हम आगे नहीं बढ़ सकते इन चीजों के मतलब जब तक नहीं पता होंगे हमको। बेटा क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होती है यूकैरियोटिक सेल? ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही न्यूक्लियस हो, ना ही न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ऐसी कोई भी कोशिका जिसमें ना ही तो केंद्रक हो ना ही केंद्रक झिल्ली हो, ऐसी सेल जिसके अंदर ना न्यूक्लियस हो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। क्या कहते हो आप उसको? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। और जिन जीव जंतुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनको प्रोकैरियोट्स जीव जंतु कहते हो। कितना आसान है ना? तो ऐसी सेल जिनके अंदर नो न्यूक्लियस, ना ही तो केंद्रक हो, लिख दो, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। और किसका अभाव होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। तो ऐसी कोई भी कोशिका जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उस कोशिका को आप क्या कहते हो? उसे आप बेटा प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। ये दोनों ही क्या है? इस सेल के अंदर एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब नहीं पाए जाते, उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिन जीव जंतुओं में ये सेल पाई जाती हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप पे आएंगे, अभी एग्जाम्पल नहीं पूछे जा रहे हैं। दूसरी साइड लिखो, ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस भी हो, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मैच्योर न्यूक्लियस हो, और इस न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से मेम्ब्रेन भी हो, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हो, ऐसी सेल्स को आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस भी क्या हो? प्रेजेंट हो। आपको एक केंद्रक दिखे जिस सेल के अंदर, और इस केंद्रक के बाहर क्या दिखे बेटा? आपको केंद्रक झिल्ली भी दिखे, तो उस सेल को आप यूकैरियोटिक सेल कह दोगे फटाक से। ठीक है? तो जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, उसको आप क्या कहोगे बेटा? उसको आप कहोगे यूकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों पाई जाती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गई इतनी बात? दोनों शब्द मतलब पता लग गया? क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स, क्या होते हैं यूकैरियोट्स? बच्चा आप मेरे से पूछो मैम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी? एक बात बताओ, क्या आप ऐसे जीव जंतुओं को एक साथ रख सकते हो जिनमें कुछ में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं, कुछ में यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं? नो मैम, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। भैया दो तरीके के जीव जंतु हो गए, एक वो जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है, एक वो जिनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। क्या दोनों को एक साथ रख सकते हैं? नो मैम, इसीलिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। पहला रूल क्लासिफिकेशन का। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये जो 5 मैम ने नाम लिखे हैं ना, प्लांटेई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगस, इनमें से कौन सा ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, कौन सा ऐसा जगत है जिसमें यूकैरियोट्स आते हैं? और यही एग्जाम के क्वेश्चन है।
लेकिन जब मैं सीधा ही आपको बता देती कि प्रोटिस्टा में ऐसे आते हैं और आपका जो एनिमिलिया है उसमें ऐसे आते हैं, है ना, उसमें यूकैरियोट्स आते हैं, तो आपको पता नहीं रहता यूकैरियोट्स होते क्या हैं। तो आपको पता लग गया कि इस धरती के ऊपर दो तरीके के जीव हैं। जय भीम गौरव बेटा, है ना। कौन कौन से? एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स है उनको प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स है उनको यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? जिसमें ना न्यूक्लियस हो ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? जिनमें न्यूक्लियस भी हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। हो गया पहला। आगे चलूं थोड़ा सा, चलो आ जाओ दूसरा सुनो। इस धरती पे दो तरीके के लिविंग्स है। एग्जाम्पल अभी बहुत आएंगे, एग्जाम्पल अभी नहीं लिखवा रही हूँ मैं, आगे सब एग्जाम्पल तो पढ़ने हैं हमें। दूसरा सुनो, इस धरती पे दो तरीके के लिविंग्स हैं, दो तरीके के सजीव हैं। कैसे कैसे मैम? चलो अभी बताते हैं। एक जिनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव। नाम से ही क्लियर है बेटा, ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर एक ही कोशिका है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जो सिंगल सेल से बने हैं, जो एक ही कोशिका से बने हैं। दूसरा मल्टी सेल्यूलर, दूसरा कौन सा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। नाम से क्लियर है, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीव जंतु जिनमें बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं और बहुत सारी। एक बार फिर से सुनो बेटा, दो तरीके के जीव जंतु हैं इस धरती पे। देखो लिविंग्स ये भी हैं, लिविंग्स ये भी हैं, लिविंग्स प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, लिविंग्स यूकैरियोट्स भी होते हैं। ये सब लिविंग्स हैं, हम लिविंग्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अरे नॉन लिविंग थिंग्स का मुझे नहीं मतलब, ये प्रेस किस में आती है, पंखा किस में आता है, ये टीवी किस में आता है, ये किस में आता है, मुझे नहीं पता। हम सिर्फ लिविंग्स की बात करते हैं क्योंकि बायोलॉजी में हम पढ़ते ही लिविंग्स के बारे में है भैया, है ना। तो सुनो जरा, लिविंग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नाम से क्लियर है, ऐसा लिविंग जिसके अंदर सिंगल सेल हो, एक ही सेल हो, उसको आप सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हो। जीव जंतु तो ये भी है ना भाई, साइंस क्या कहती है, बायोलॉजी क्या कहती है, जिसमें सेल है वो लिविंग है। अब वो एक सेल है तो सिंगल सेल्यूलर हो गया, बहुत सारी सेल्स है तो मल्टी सेल्यूलर में आ गया। इसमें बहुत सारी सेल्स हो, मल्टी सेल का मतलब हो गया बेटा बहुत सारी कोशिकाएं हो। अरे हमारी नाक की सेल्स अलग होती हैं, आंख की अलग होती हैं, बालों की अलग होती हैं, लीवर की अलग होती है, ब्लड की अलग होती है ना, बहुत सारे टाइप की बहुत सारी सेल्स, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख सकती हूँ? नो मैम। कैसे रख दोगे एक साथ? इनमें सिर्फ एक ही सेल है और इनमें तो बहुत सारी सेल्स हैं, एक सेल्स की लेयर, फिर दूसरे सेल्स की लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो क्या दोनों को एक साथ रखना सही है? नहीं मैम, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी? मैम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो तरीके के जीव होते हैं, एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आई। यस, नेक्स्ट सुनो मैम, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दो अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं, दोनों ही लिविंग है भैया। देखो ना ऊपर लिखा है मैम ने, लिविंग्स है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, लेकिन इसमें एक सेल, इसमें बहुत सारी सेल है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, इसीलिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आई। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, तीसरा, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था? दो पढ़ लिया, तीसरा सुनो। तीसरा आता है न्यूट्रिशन का मोड। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? हिंदी में बोलते हैं पोषण। वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग्स अपना भोजन लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी मिलती है, जिससे उनका पूरा का पूरा बॉडी काम करता है उस एनर्जी से, उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब इस धरती पे